Hello friends, welcome to our YouTube channel Morris Study Center. Today's video is based on important works of William Butler Yeats. So I have already uploaded one video on the life events of him. So if you want to see that video, then link is already given in the description box. You can see there. So without wasting time, let's start today's video. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज की जो हमारी वीडियो है वो विलियम बटलर ईट्स के इम्पॉर्टेंट वर्क्स के ऊपर है। तो थोड़ा सा उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करने से पहले उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो उनका बर्थ हुआ था 1865 डबलिन आयरलैंड में। उनकी डेथ हुई थी 1939 फ्रांस में। इसके अलावा वो आयरलैंड से पहले पर्सन हुए हैं जिनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है और उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। इसके अलावा एबे थिएटर जैसे जो नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके साथ इनका नाम जो है वो कॉरलेट किया जाता है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे जस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दोबारा बताए हैं। तो ये आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं तो। अब हम डिस्कस करेंगे उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स उठाए हैं। तो आज हम इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है 1886 में मसोडा। इट वॉज अ वर्ड्स प्ले और इसका सब टाइटल था अ ड्रामेटिक पोइम। वर्ड्स प्ले एक्चुअल में क्या होता है, जो एक ऐसा प्ले जो पोइम के फॉर्म में लिखा जाता है उसको वर्ड्स प्ले कहते हैं। सो डोंट बी कन्फ्यूज हियर, इट वॉज अ प्ले बट इसका जो सब टाइटल था वो क्या था, ड्रामेटिक पोइम। नेक्स्ट वर्क है 1890 में द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। इसके बाद 1903 में आया उनका कलेक्शन इन द 7 वर्ड्स। तो ये भी पोइम का ही कलेक्शन था। 1914 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोइम्स। 1916 में ईस्टर जिसका थीम था इमॉर्टिलिटी के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट 1917 में आया द वाइल्ड स्वैन्स एट कूले और 2 सालों के बाद ही इसका रिवाइज वर्जन जो था वो भी पब्लिश हुआ 1919 में। इसके बाद 1920 में उनकी एक बहुत फेमस पोइम जो थी वो सामने आई जिसका नेम था द सेकेंड कमिंग। तो ये पोइम अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा वर्क 1928 में उनका एक और पोइम ऑफ कलेक्शन था द टावर। तो ये सामने आया था और सेलिंग टू बाइजेंटियम जैसी इंपॉर्टेंट पोइम जो थी वो इसी कलेक्शन का ही पार्ट थी। अब हम इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री के बारे में। तो ये पोइम पब्लिश हुई थी 1890 में। इसमें जो इनिसफ्री वर्ड यूज़ किया हुआ है इट रेफर्स टू अ प्लेस। इस पोइम में एक्चुअल में क्या है, जो पोइट है वो इमेजिनेशन करता है एक ऐसे प्लेस पे जाने के लिए जहाँ पे पूरी तरह से शांति हो और वो शहर के चकाचौंध भीड़ भाड़ के इलाके से परे वहाँ पे स्टे करना चाहता है। एंड दिस पोइम कंसिस्ट टोटल 12 लाइन्स और इसमें टोटल 3 क्वार्टरन्स हैं। फ्रेंड्स, क्वार्टरन क्या होता है, क्वार्टरन में टोटल 4 लाइन्स होती हैं। तो टोटल इसमें 12 लाइन्स हैं, दैट मीन्स टोटल 3 क्वार्टरन्स हैं। ये पोइम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कि एनसीईआरटी के सिलेबस में भी आपको ये पोइम देखने को मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नेम है टू अ शेड। 1914 में ये पब्लिश हुई थी अंडर द वॉल्यूम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोइम्स एंड दिस पोइम कंसिस्ट टोटल 24 लाइन्स। इस पोइम में टोटल 3 स्टैंजर्स हैं और इस 24 लाइन्स जो है उनको अनइक्वली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि 24 लाइन्स हैं तो हर एक स्टैंजा में टोटल 8 लाइन्स होंगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी स्टैंजा में 8 लाइन्स है, किसी स्टैंजा में 10 लाइन्स हैं। तो इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। और ये पोइम जो है वो स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो विलियम बटलर ईट्स थे उनका स्पिरिचुअलिज्म इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो सेम यहाँ पे भी उन्होंने उसी कंसेप्ट को यहाँ पे उठाया हुआ है। इस पोइम में एक्चुअल में क्या बताया हुआ है, उस टाइम में आयरिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में के एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था चार्ल्स पर्नल। उनकी डेथ हो चुकी है और
बाद में उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो आत्मा है, वो दोबारा फिर आयरलैंड की धरती पे आती है। और जब वो वहाँ पे आती है तो क्वाइट उनको कहता है कि अब उनको उनके ग्रेव में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जो आयरलैंड की सिचुएशन है, जो आयरलैंड की कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चारों तरफ एनार्की का माहौल फैला हुआ है। तो अब जो एनवायरनमेंट वहाँ पे है, वो उनकी आत्मा वहाँ पे स्टे नहीं कर सकती। इवन कि उस पॉइंट के लास्ट सेंटेंस में भी ये वर्ड उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, अवे अवे, यू आर सेफर इन द टॉम। तो ये पर्टिकुलर लाइंस जो हैं वो पोइट ने कही हैं। किसको कही हैं? चार्ल्स पर्नल की जो स्पिरिट है, जब वो धरती पे आती है आयरलैंड को विजिट करने के लिए, तो ये लाइंस वो उनको कहते हैं कि अब जो वहाँ का माहौल है वो उनकी स्पिरिट के लिए सही नहीं है और उनको ग्रेव में उनके वापस लौट जाना चाहिए। तो पर्टिकुलर ये सारे जो थीम है वो इस पॉइंट के अंदर दिखाया हुआ है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ ईस्टर। और ये पब्लिश हुई थी 1916 में। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता होगा तब तक हम इस पॉइंट के बारे में नहीं जान सकते। और इस पॉइंट में टोटल 4 स्टैंजास हैं। इसको ईस्टर राइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअल में इसमें क्या बताया हुआ है कि आयरलैंड जो है वो एक टाइम में ब्रिटिशर्स का गुलाम था। और ब्रिटिशर्स ने उनको ये कहा था कि 1914 में वो आयरलैंड को आज़ाद कर देंगे। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। ये सब आप लोगों को पता भी है कि और जब वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड को आज़ाद नहीं किया। तो इस चीज़ के चलते जो आयरलैंड के लोग थे, जो आयरलैंड के रेवोल्यूशनरीज थे, तो उनके मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और उन्होंने उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, 1916 में उन सभी रेवोल्यूशनरीज को मौत के घाट उतार दिया। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो इस पॉइंट के में बताई हुई हैं। और पॉइंट जो है वो यहाँ पे क्या बताता है कि वो जो रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने आयरलैंड के फेवर में अपनी जान दे दी, तो डेफिनेटली उनका नाम जो है वो आने वाले टाइम में काफ़ी सालों तक याद रखा जाएगा। तो इस पोइम का थीम भी इमॉर्टिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है कि जो भी रेवोल्यूशनरीज हैं उनको उनकी लाइफ को आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा। और इसमें पर्टिकुलरली जो और पॉइंट्स बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। इसमें कुछ टिपिकली रेवोल्यूशनरीज के नेम दिए हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। जैसे एक लेडी का भी यहाँ पे नाम आता है जिसका नेम था कॉन्स्टेंस मैकरवाई। तो इन्होंने भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था आयरलैंड के रेफर में। इसके अलावा थॉमस मैकडोनाल्ड और जॉन मैकब्राइड जो कि मॉडगोने के हस्बैंड थे, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ये भी पर्टिकुलरली रेवोल्यूशनरीज रह चुके थे और उनकी लाइफ को वहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया गया था केवल आयरलैंड के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। इसके अलावा एक टिपिकली सेंटेंस जो है वो इस पॉइंट में एटलीस्ट 3 टाइम्स यूज़ हुआ है, वो है अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। तो ये पर्टिकुलर कोटेशन जो है इस पॉइंट में 3 टाइम्स यूज़ किया हुआ है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं ये कोटेशन देके कि ये पर्टिकुलरली किस वर्क से उठाई हुई हैं और वो वर्क लिखा किसके द्वारा गया था। तो ये ध्यान में रखना है कि अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, दिस पर्टिकुलर लाइन इज़ टेकन फ्रॉम द पोइम ईस्टर that was published in 1916 and it was written by William Butler Yeats। नेक्स्ट पोइम है द सेकेंड कमिंग और ये पब्लिश हुई थी 1919 में। इसमें टोटल 2 स्टैंजा हैं और ये पोइम आपको यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी देखने को मिल जाएगी। और ये पोइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोइम है। इस पोइम में एक्चुअल में क्या बैकग्राउंड बताया हुआ है कि धरती के ऊपर जो उस टाइम में माहौल था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। रशियन रेवोल्यूशन जैसी जो 1917 में हुई थी, ये उसने उस टाइम के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था।
इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 1918 तक चली थी, तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। चारों तरफ केवल एनार्किकल सिस्टम ही दिखाई दे रहा था, चारों तरफ केवल अराजकतावाद ही फैला हुआ था, लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। तो पॉइंट यहाँ पे इमेजिन करता है, पॉइंट यहाँ पे विश करता है कि जिस तरह पहले जब धरती के ऊपर पाप फैला हुआ था, तब उस टाइम में जो जेसस क्राइस्ट थे वो धरती के ऊपर आए और उन्होंने पूरी धरती को पाप से मुक्त किया था। तो इसी तरह से दोबारा फिर धरती के ऊपर जो माहौल है वो बिगड़ चुका है, चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में दोबारा फिर उनके बर्थ लेने का टाइम जो है वो आ चुका है, वो दोबारा फिर धरती पे आएँ और इस दुनिया में जो ये पाप फैला हुआ है उससे इस दुनिया को मुक्ति दिलाएं। तो ये इस पॉइंट का मेन थीम है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे और क्वेश्चंस बनते हैं वो है, आप लोगों ने चिनुआ एचबी का नाम सुना होगा। तो उन्होंने नॉवल लिखा था जिसका नेम था थिंग्स फॉल अपार्ट। तो उन्होंने अपने नॉवल का जो टाइटल था वो इसी पोइम से लिया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके अलावा स्पिरिटस मंडी, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो स्पिरिटस मंडी वर्ड है वो टिपिकली किस पोइम से उठाया गया है। तो ये वर्ड जो हैं वो इसी पोइम से उठाए गए हैं, द सेकंड कमिंग से। और एक्चुअल में इस पोइम में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अ शेप विद लॉइंस बॉडी एंड मैंस हेड। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि एक शेप के बारे में रेफर किया हुआ है जिसकी जो बॉडी है वो तो लॉइन की है और जो उसका हेड है वो किसका है, मैन का है। इसके अलावा इसकी लास्ट लाइन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है स्लाउचेस टूवर्ड्स बैथलम टू बी बॉर्न। तो ये लास्ट लाइन है और बैथलम जो इसमें वर्ड यूज़ किया हुआ है ये वो उस जगह का नाम है जहाँ पे फर्स्ट टाइम में जेसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो पॉइंट यहाँ पे कहता है कि हमें दोबारा फिर बैथलम की तरफ चलना चाहिए क्योंकि धरती के ऊपर पाप इतना फैल चुका है कि दोबारा फिर जेसस क्राइस्ट के बर्थ लेने का टाइम आ चुका है। सो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये पॉइंट इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर एंड दिस पॉइंट वॉज पब्लिश्ड इन 1921. This poem consists total 10 stanzas and each stanzas has 8 lines. और ये पोइम उन्होंने लिखी थी अपनी डॉटर के बर्थ के बाद जिसका नेम था एनी बटलर ईट्स। इवन उनकी जब डॉटर का बर्थ हुआ था 26 फेब 1919, तो उसके बर्थ के 2 दिनों के बाद ही उन्होंने ये पोइम लिखनी शुरू कर दी थी। हालांकि ये पोइम पब्लिश 2 साल के बाद हुई थी 1921 में। इस पोइम में को जब वो लिख रहे थे तो उस टाइम में एंग्लो इरिश वॉर चल रहा था, तो अपनी बेटी के लिए काफ़ी चिंता करते हैं कि इस तरह के माहौल में वो अपनी बेटी का नर्चरमेंट कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस पोइम में दिखाई गई हैं जो अपनी वो बेटी को लेके दिखाते हैं। नेक्स्ट पोइम है लेडा एंड द स्वैन एंड दिस पोइम वाज पब्लिश्ड इन 1924। और ये जो पोइम है वो ग्रीक माइथ के ऊपर बेस्ड है जिसमें जो गॉड ज्यूस हैं he took the form of swan and after that he rapes Leda, and when she gets pregnant then she gave a birth to a child who becomes Helen of Troy. तो ये सारा इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। एंड दिस पोइम कंसिस्ट टोटल 14 लाइन्स, 3 क्वार्टरेंस हैं और एक कपलेट है। 3 क्वार्टरेंस मीन्स टोटल 12 लाइन्स हो गई और एक कपलेट जिसमें 2 लाइन्स होती हैं तो एक कपलेट है, तो टोटल 14 लाइन्स है। और इस पोइम का जो सेंट्रल थीम है वो बेस्ड है सेक्स एंड वायलेंस के ऊपर। नेक्स्ट पोइम है सेलिंग टू बाइजेंटियम और ये पब्लिश हुई थी 1928 में। इसमें टोटल 4 स्टैंजास हैं और ये जो पोइम पब्लिश हुई थी वो उनके एक फेमस कलेक्शन द टावर में पब्लिश हुई थी। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो सेलिंग टू बाइजेंटियम पोइम है वो उनके किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, द टावर में। और इसमें जो बाइजेंटियम वर्ड यूज़ किया हुआ है दैट इज़ अ नेम ऑफ अ स्पिरिचुअल प्लेस। इस पोइम को लिखा था तब नियर अबाउट उनकी एज जो थी वो 60+ हो चुकी थी और इस एज में जो इंसान है उसका झुकाव जो है वो गॉड की तरफ हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी जो पोइट है वो बाइजेंटियम की तरफ जाना चाहता है, वहाँ पे जाना चाहता है। तो ये सारा इस थीम के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा
ये पोइम जो है ओटावा राइमा में लिखा हुआ है। दैट मीन्स इसमें जो राइमिंग स्कीम यूज़ की हुई है ए बी ए बी ए बी सी सी, तो ये राइमिंग स्कीम इसमें यूज़ की हुई है। इसके अलावा इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, मोनूमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। तो ये टिपिकली लाइन्स हैं जो इस पॉइंट में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो टिपिकली अगर इसके हम थीम के बारे में बात करते हैं तो सोल एंड इट्स प्योरिफिकेशन, दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोइम। क्योंकि इस पोइम में बस इतना ही बताया हुआ है कि जो पोइट है वो कैसे जब ओल्ड एज इंसान की आ जाती है तो वो अपने कर्मों को सुधारने के लिए कैसे उसका जो झुकाव है वो परमात्मा की तरफ हो जाता है। तो इस थीम के ऊपर ये जो सारी पोइम वो आपको बताया हुआ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज मैंने इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो लिटरेचर की फील्ड में दिया है, तो सभी को एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे केवल कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही उठाए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल ज़रूर रहेगी किसी अगर आप एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं तो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट and don't forget to give comments because your comments are motivation to us, and don't forget to subscribe my channel also. So thank you.